हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एआईपी गोड्डा में। तो बच्चों, क्लास में हम लोगों ने वेब चैप्टर को समझा था। तो आज हम लोग यहाँ पर उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको हम वेब चैप्टर बहुत ही बढ़िया से क्लास में समझाए थे। आज चलिए देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहाँ कहाँ कहाँ, पहला क्वेश्चन किधर गया। पहला क्वेश्चन, पहला पहला क्वेश्चन किधर गया। यहाँ है पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। किस प्रकार की तरंग को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो भैया हम आप लोगों को बताए थे किस प्रकार के तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है 2 नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग, भैया जो प्रकाश तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक तरंग में दो क्रमागत समान बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी तरंग के एक पूर्ण चक्र को किसी दिए गए बिंदु से गुजरने में लगने वाले समय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवधि कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यहाँ पर अवधि लिखा गया है, इसको टाइम पीरियड को ही अवधि लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर पीरियड लिखा है ना, उसी को अवधि बोला जाता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर का प्रश्न पढ़िए। 5वां नंबर का प्रश्न क्या कहा जाता कह रहा है, किसी तरंग में किसी कण का उसकी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है। अधिकतम विस्थापन। ठीक है भैया, देखिए क्या है, किसी कोई तरंग है ऐसे करके चल रहा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। तो देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पर इसका अधिकतम विस्थापन है। यहाँ पर इसका क्या है, अधिकतम विस्थापन है हुआ। फिर यहाँ पर भी इसका देखिए अधिकतम विस्थापन है, फिर अधिकतम विस्थापन है। ये जो अधिकतम विस्थापन है ना, उसको हम लोग आयाम कहते हैं। हम लोग एसएचएम में देखे थे, अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कौन सा तरंग गुण ध्वनि तरंग की पिच निर्धारित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, आवृत्ति। किसी भी तरंग का जो पिच है कौन निर्धारित करता है, आवृत्ति करता है, आवृत्ति। ठीक है, पिच का मतलब कि कौन सा जो साउंड है वो मोटा सुनाई देगा पतला सुनाई देगा, उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो वो कौन निर्धारित करता है, आवृत्ति निर्धारित करता है, आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें निर्वात से होकर गमन करती है। कौन सी तरंगें भैया, प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंग को चलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। निर्वात का मतलब होता है कि हवा जहां पर नहीं हो। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी तरंग की गति डॉट डॉट के गुणनफल को से निर्धारित होता है। किसी तरंग की गति डैश डैश के गुणनफल से निर्धारित होता है। तो भैया हम बताए थे तरंग की गति बराबर क्या होता है, न्यू और लैम्डा, मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को क्या कहते हैं, तरंग की गति। तो देखिए तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल को क्या कहते हैं, तरंग की गति कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किस प्रकार की तरंग गमन की दिशा को आगे पीछे गति प्रदर्शित करती है। तो देखिए भैया अनुप्रस्थ तरंग तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है ना, ऐसे ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करती है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब दो तरंगें मिलती है और एक दूसरे को सुदृढ़ करती है तो इसे क्या कहा जाता है, विवर्तन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विवर्तन, ऑप्शन बी में देखते हैं क्या बोल रहा है, अपवर्तन, रचनात्मक व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण।
ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रचनात्मक व्यक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रचनात्मक व्यक्तिकरण। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है बाधाओं के विचार और तरंगों के मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है। देखिए भैया क्या होता है कि मान के चलिए तरंग है ऐसे करके, ये लाइटें है, लाइट तो तरंगे है, और ये तीक्ष्ण कोर है, क्या है, तीक्ष्ण कोर ऐसे करके। तो लाइट यहाँ से ऐसे करके आया, तो क्या होता है ना कि ये थोड़ा तीक्ष्ण कोर की ओर थोड़ा क्या जाता है, ऐसे उल्टा बना दिए। देखिए इसको मिटा के बना रहा है, देखिए ये यहाँ पर एक थोड़ा सा तीक्ष्ण कोर बनाते हैं ऐसे करके। तो लाइट ऐसे करके आ रहा है, 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 और क्या होता है, ये थोड़ा हल्का सा तीक्ष्ण कोर की ओर क्या जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को बोला जाता है विवर्तन। क्या बोला जाता है, विवर्तन। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन क्या कहलाती है। देखिए आप लोग लाइट चैप्टर में भी पढ़े हैं कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या होती है, मुड़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन। 12 नंबर। 13 नंबर का प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है, 13 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों विशेषताओं को प्रदर्शित करना है। तो कौन सा हो जाएगा, पानी की तरंगे। कौन तरंगे, पानी की तरंगे। 14 नंबर का प्रश्न पढ़िए, क्या बोल रहा है कि आवृत्ति का एसआई इकाई है। तो हम लोग जानते हैं आवृत्ति का एसआई इकाई क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति और 2 मीटर की तरंगदैर्ध्य वाली एक डोरी पर तरंग की गति क्या है। तरंग की गति पूछा है भैया। ठीक है, आवृत्ति क्या दिया हुआ है, आवृत्ति 50 दे दिया है ना। तो भैया हम लोग तरंग की गति बराबर क्या जानते हैं, न्यू लैम्डा। न्यू देख लीजिए भैया, आवृत्ति है, आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 50, और तरंगदैर्ध्य 2 मीटर दिया हुआ है, कितना है, 2, कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा पढ़िए, यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य नियत रहे और उसकी आवृत्ति 2 गुनी हो जाए तो तरंग की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, तरंगदैर्ध्य नियत है ना, यदि किसी तरंगदैर्ध्य नियत है, आवृत्ति 2 गुनी हो जाए तो तरंग की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से भैया हम बताते हैं आपको, तरंग की गति c इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा होता है ना। ये तो क्या बोलता है, नियत है, ये नियत है। अगर हम आवृत्ति को 2 गुना कर देते हैं, तो आवृत्ति को 2 गुना करेंगे भैया तो प्रकाश का गति भी क्या हो जाएगा हाँ, प्रकाश का गति भी हो जाएगा 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुनी। तो गति 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, कि एक तरंग 50 सेकंड में 30 मीटर चलती है, तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी दिया हुआ है कितना, दूरी दिया हुआ है 300 और समय कितना दिया है 15। तो 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवा में ध्वनि तरंगों की चाल को प्रभावित करता है। तो भैया ध्वनि तरंग का जो चाल है वो किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है। तो हवा का तापमान जो है ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति चलती है। भैया ये बताए थे, बताइए, वायु में, पानी में, स्टील में, निर्वात में तो चलता ही नहीं। ठीक है, सबसे कम किस में चलता है, वायु में, उससे ज्यादा पानी में, सबसे ज्यादा चलता है भैया स्टील में चलता है, स्टील में। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर कह रहा है कि प्रगतिशील तरंग के लिए विस्थापन संबंध किस रूप में होता है। तो विस्थापन संबंध जो भैया ये हो जाता है y इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, यही है तरंग का समीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्या कह रहा है, देखिए,
कह रहा है कि विस्थापन संबंध में ए क्या दर्शाता है। ठीक है, कोई भी अगर मान के चलिए ये समीकरण हम लिख देते हैं, जैसे तरंग का समीकरण लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है जो ए है ये क्या बताता है, तो भैया ये ए जो है ये तरंग के आयाम को बताता है, तरंग के आयाम को बताता है। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समीकरण y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में के दर्शाता है। तो याद रखिएगा जो के होता है ना, ये तरंग संख्या होता है। क्या होता है, तरंग संख्या, तरंग संख्या, ये तरंग संख्या को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा निम्नलिखित में कौन तरंग को दर्शाता है, तरंग को दर्शाता है बोल रहा है भैया। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो हम आपको बताए थे कि k बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा। तो अगर हम यहाँ से लेमडा बराबर निकालें, किसको, तरंग को दर्शाता है, तो अगर हम लेमडा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय के हो जाएगा, 2 पाई बाय के। है ऐसा कहीं, तरंग तरंग डिंग 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 डिंग, तरंग दैर्घ्य को बताता है, तरंग दैर्घ्य को बताता है के बाय 2 पाई दिया हुआ है यहाँ पर 2 पाई ए, यहाँ पर के ओमेगा, तो हो के बाय 2 पाई होना चाहिए, के बाय 2 पाई होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन तरंग की तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है। भैया देखिए के बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा, के बराबर क्या होता है 2 पाई बाय लेमडा। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय के होगा, लेकिन यहाँ पर के बाय 2 पाई दिया है। ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए के नहीं, मतलब 2 पाई बाय के होना चाहिए, 2 पाई बाय के होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एसआई प्रणाली में ओमेगा की इकाई होती है। तो ओमेगा क्या है भैया, कोणीय वेग है। कोणीय वेग का क्या होता है, ओमेगा बराबर अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, थीटा बाय टी होता है। थीटा का रेडियन और समय का सेकंड, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि तरंग की कोणीय आवृत्ति ओमेगा बढ़ जाती है तो तरंग की अवधि मतलब आवर्तकाल क्या होगी। तो भैया आपको हम बताए तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाय टी होता है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अवधि घट जाएगा, अवधि क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अवधि घट जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विस्थापन संबंध समीकरण में निम्न में से कौन सा कारक तरंग की चाल v को निर्धारित करता है। तो कौन ना हो जाएगा, कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति तरंग के चाल को निर्धारित करता है, कोणीय आवृत्ति तरंग के चाल को निर्धारित करता है। इसमें देखिए ओमेगा, ए तो आयाम को बताता है, ए किसको बताता है, आयाम को बताता है। तो तरंग के चाल को कौन निर्धारित करता है, तरंग के चाल को निर्धारित करता है ओमेगा, कौन निर्धारित करता है, ओमेगा। अब देखिए ना v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए, ओमेगा ए तो ये बताता है कि ये कितना ऊपर तक तरंग जाएगा, और ये ही बताता है कि तरंग कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, चलिए 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 27 नंबर का प्रश्न पढ़िए जरा। कह रहा है कि यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो यह माध्यम के कणों के अधिकतम विस्तार को कैसे प्रभावित करता है। यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो यह माध्यम के कणों
के अधिकतम विस्थापन, तो भैया हम बताए थे जो कण का अधिकतम विस्थापन होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं, आयाम। आपको एसएचएम में बताए थे, ठीक है। कण का जो अधिकतम विस्थापन, मान के चलिए यहाँ पर कोई कण है, वाइब्रेट करते करते अपना जो है ना चरम स्थिति तक जाता है, तो ये जो विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वही इसका क्या कहलाता है, वही इसका आयाम कहलाता है। तो जो मैक्सिमम विस्थापन होता है वो इसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, ठीक है। तो अगर आयाम को दोगुना करेगा तो विस्थापन भी दोगुना हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम विस्थापन को कैसे प्रभावित करता है, अधिकतम विस्थापन आधा हो जाएगा, ना भैया। अधिकतम विस्थापन गुना हो जाएगा, ना भैया। सी नंबर, अधिकतम विस्थापन दोगुना हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन दोगुना हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, बोल रहा है कौन सा फलन प्रगतिशील तरंग में एक निश्चित बिंदु पर समय के साथ विस्थापन में भिन्नता का वर्णन नहीं करता है। तो भैया जो तरंग का जो एक्चुअल समीकरण है यही है, यही विस्थापन में भिन्नता का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। ये सब में जो विस्थापन का है वो विस्थापन भिन्न भिन्न विस्थापन का जो है क्या बोलता है, ग्राफ आ जाता है, ठीक है। यही है एक समीकरण जो कि तरंग का समीकरण है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर। 28 का ए नंबर। 29 का देखिए क्या बोल रहा है, 29 का कह रहा है समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में x क्या है। तो भैया x है माध्यम में स्थिति, क्या है, माध्यम में स्थिति। x क्या है, माध्यम में स्थिति, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। 30 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि विस्थापन संबंध समीकरण में ए प्रतीक द्वारा किस राशि को दर्शाया जाता है। तो भैया अभी तो बताइए, आयाम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आयाम को दर्शाता है, ठीक है। 30। 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है। भैया आपको हम बताते हैं तरंग का जो अध्यारोपण सिद्धांत होता है ना, क्या बताता है। जैसे देखिए, अध्यारोपण सिद्धांत बताता है कि इसमें जो ना दो तरंग जुड़ता है और दोनों तरंग जुड़ने के बाद जो है एक नया तरंग बनता है। जैसे मान के चलिए y वो एक समीकरण है, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये एक है। और दूसरा y2 अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दो ठो समीकरण है, तो हम अगर इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, दो ठो जो है ना तरंग अगर मिल जाएगा तो एक नया तरंग बनता है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या है, दो तरंग एक दूसरे को रद्द करती है, नहीं शुरू से पढ़ते हैं। दो तरंग मिलकर एक तरंग बनाती है, दो तरंगे एक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए अध्यारोपित करती है। हाँ भैया, एक नया तरंग बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक नया तरंग बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो यही हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत में। बेसिकली देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए ग्राफ से आपको बताते हैं। ये एक तरंग है, ये एक तरंग है, ऐसे करके तरंग क्या हो रहा है, जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। और इसी के तरह एक दूसरा तरंग इसी में जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा रहा है। तो ये दोनों तरंग मिलके देखिए, इसका विस्थापन और ये वाला तरंग का विस्थापन मिलके एगो नया विस्थापन बनाता है, एगो नया तरंग बनता है जिसका आयाम वगैरह क्या रहता है, ज्यादा हो जाता है। आयाम वगैरह क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तरंग बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो तरंगे एक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए अध्यारोपित होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरंगों के अध्यारोपण के घटित होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। तरंगों के अध्यारोपण के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। तरंगों की आवृत्ति लगभग समान होनी चाहिए। तरंगों की आवश्यक शर्त नहीं भैया, तरंग की आवृत्ति तो समान होना ही चाहिए। तरंग का आयाम समान होना चाहिए। तरंगों को अपरिवर्तित दिशा में गमन करनी चाहिए। तरंगों की तरंग दर अलग अलग होना चाहिए। भैया तरंगों ये जो है ना आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, अध्यारोपण के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब दो तरंगें समान कला में होती है और रचनात्मक रूप से अध्यारोपित होती है तो उनमें आयामों का क्या होता है,
आयाम जो है भैया इसमें क्या होता है, नहीं देखिए आयाम क्या हुआ था, बढ़ गया था। जैसे दो तरंग ऐसे करके हुआ था, ऐसे करके गया था, दो तरंग ऐसे करके। तो समान कला का मतलब कि यहाँ पर जब ये ऊपर उठ रहा है तो ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो आयाम है ना, एगो ये दोनों मिलके क्या करता है, एगो नया तरंग बनाता है जिसका आयाम जो है इससे ज्यादा हो जाएगा, एक नया तरंग बनाता है, ठीक है। तो आयाम क्या हो जाएगा, आयाम दो गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, वे दो गुना हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दो गुना हो जाते हैं, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दो तरंगों के बीच विनाशकारी अध्यारोपण का वर्णन करता है। आयाम जुड़ते हैं, देखिए भैया विनाशकारी कब होता है, ये तरंग है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक। तो अगर कोई तरंग यहाँ से शुरू होता है, ऐसे करके यहाँ से शुरू होकर ऐसे करके अगर जा रहा है, तो देखिए ये इसका विस्थापन और ये नीचे वाला का विस्थापन दोनों को घटा के एक दूसरे को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। इस तरह में दोनों विस्थापन क्या हो जाता है, घट जाता है, और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी को बोला जाता है विनाशी व्यतिकरण। तो ये क्या हो जाएगा, आयाम आयाम जुड़ते हैं, आयाम एक दूसरे से घटते हैं, क्या हो जाएगा, आयाम एक दूसरे से घटते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्या कह रहा है, हाँ देखिए कह रहा है किस प्रकार का व्यतिकरण तब होता है जब तरंगे का आयाम समान होता है लेकिन कालांतर कितना होता है, 180 डिग्री। तो विनाशी व्यतिकरण होता है, कौन व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण, याद रखिएगा। किस प्रकार का व्यतिकरण तब होता है जब दो तरंगे का आयाम समान होता है लेकिन कलांतर के, अगर कलांतर 180 डिग्री है तो कौन व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते